नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र, जिसमें हम 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जो सभी नतीजे थे वो उम्मीद के मुताबिक थे, लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, जिनका जवाब हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मसलन ये कि क्या वाकई लोगों को कांग्रेस से विरक्ति हो गई है। सवाल ये भी कि क्या वाकई बीजेपी अब देश के कोने कोने में पहुंचेगी, क्यों उसे सुदूर कोनों में कबूल किया जा रहा है। साथ ही सवाल नारी शक्ति का भी है कि आखिर क्या वजह है कि 2 आयरन लेडीज ऐसी हैं जिन्हें अपने अपने राज्य में शानदार बहुमत मिला है। बीजेपी को असम मिल गया, लेफ्ट को केरल, कांग्रेस को पुडुचेरी, तो बंगाल दीदी का, तमिलनाडु अम्मा का बना रहा। कुल मिलाकर सबके पास जश्न की कोई न कोई वजह जरूर है। इस चुनाव परिणामों से साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। विशेष করে আমাদের দলের মতো একটা রিজিওনাল পার্টি মাত্র কয়েক বছরের দল, নানা রকম পরিকল্পনা চক্রান্ত বদনাম করা হয়েছে গত 2 বছর ধরে, এবং তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু যেভাবে আমাদের সাধ্যমতো আমরা মানুষের কাছে পৌঁছেছি। पर जीत के आंकड़ों में सबसे बड़ी खुशखबरी छिपी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी ने असम में दमदार जीत दर्ज की। 126 की विधानसभा में 88 सीटें बीजेपी गठबंधन के नाम हुई। ब्रह्मपुत्र में पहली बार कमल खिला। असम में बीजेपी की जीत की 3 बड़ी वजहें रही। अव्वल तो नेतृत्व को लेकर पार्टी का स्पष्ट रुख। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल के नाम का ऐलान पिछले साल नवंबर में ही कर दिया गया था। सोनोवाल असम में ही पैदा हुए, वहीं पर पढ़े लिखे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2011 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले असम गण परिषद के नेता थे। मुझे लगता है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसी हिसाब से हमें ये मौका मिला है, और इस विषय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और असम की जनताओं ने जो मौका हमें दिया गया था उसी मौका को उन्होंने स्वीकार किया। असम गण परिषद, बोडो पीपल फ्रंट और कई जनजातीय समूहों के साथ बीजेपी ने लगभग हर तबके को खुद से जोड़ लिया, चाहे अहोम हो, बोडो, राभा, कयात, मिशिंग, उत्तर भारतीय या फिर बंगाली। यही वजह है कि अब तक के चुनावों में अधिकतम 10 सीटें हासिल करने वाली पार्टी ने इतना दमदार बहुमत हासिल किया। तीसरा और बेहद अहम मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जो 3 दशक से ज्वलंत है। हालत यह है कि असम के सीमावर्ती इलाकों में अब बांग्लादेशी शरणार्थी बहुमत में हैं। असम के मूल बाशिंदों को हमेशा ये शिकायत रही कि उनकी नौकरियां, उनके संसाधनों का अवैध बंटवारा हो रहा है। हालांकि इस मामले का निपटारा बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है।
असम में बीजेपी को स्पष्ट और शानदार बहुमत हासिल हुआ, लेकिन जश्न की वजह केवल असम नहीं, केरल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कभी वजूद ही नहीं था, वहां पर बीजेपी ने 1 सीट हासिल की। इस सीट के अलावा बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। हां, तमिलनाडु में कुछ मलाल जरूर रह गया होगा, क्योंकि यहां पर रुझानों में 1 सीट पर आगे चलने के अलावा जश्न का कोई मौका नहीं आया। 2016 में जो 5 राज्यों के चुनाव होने थे, उसके नतीजे आज आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और 5 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से स्वीकृति दी है। एक और बीजेपी का विस्तार हुआ है और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बीजेपी युक्त हुआ है, तो दूसरी ओर उसके कांग्रेस मुक्त का नारा अब देश के कोने कोने में पहुंचने लगा है। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। हम सब मिलकर के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह, उनकी पूरी टीम, प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनकी टीम और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। 19 मई को कांग्रेस की इकलौती सांत्वना पुडुचेरी से आई। शायद यही वजह थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां ऐसे जश्न मनाया कि पता नहीं कल हो न हो। क्योंकि पुडुचेरी के बाहर कांग्रेस के लिए केवल अंधेरा ही अंधेरा था। असम में जनता ने तरुण गोगोई को नकार कर बीजेपी को चुन लिया, तो केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को सत्ता से आउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे। तमिलनाडु के एग्जिट पोल ने थोड़ी सी आस बंधाई थी, लेकिन एक बार रुझान और नतीजे आने शुरू हुए तो उम्मीद वहां भी हारती चली गई। यहां कांग्रेस का गठबंधन करुणानिधि के डीएमके के साथ था, लेकिन अम्मा के आगे इनकी एक न चली। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस ने जीत के लिए अपने सबसे कट्टर विरोधी लेफ्ट का हाथ थाम लिया था, लेकिन वोटरों को यह साठगांठ हजम नहीं हुई। ये गठबंधन तृणमूल के आगे ध्वस्त हो गया। एक के बाद एक आ रही हार की खबरों के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हम विनम्रता के साथ लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं। उन सभी पार्टियों को शुभकामनाएं जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। हम लोगों का भरोसा जीतने तक कड़ी मेहनत करते रहेंगे। पर शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी आत्ममंथन के उस दौर से आगे बढ़ चुकी है। अब केवल ठोस कदम ही उन्हें बचा सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी कभी मेजर सर्जरी नहीं होती है। हम लोग सर्जरी की मांग कर रहे हैं, सर्जन को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। सर्जन ठीक है, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप सर्जन सर्जरी करिए। 2014 के चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में संगठनात्मक बदलाव नहीं किए गए थे। तब से आज तक स्थिति जस की तस है। अब जब विधानसभा चुनावों में ऐसा हश्र हुआ है, तब कांग्रेस की तरफ से यही बयान आ रहा है कि यह सत्ता विरोधी लहर की वजह से हुआ। अब 2 राज्यों में तो यह समझा जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं। फिर वहां क्या वजह रही कि कांग्रेस को ऐसी हार देखनी पड़ी? कांग्रेस को थोड़ी सी राहत है कि वो पश्चिम बंगाल में अपने गठबंधन पार्टनर लेफ्ट से अधिक सीटें लेने में कामयाब हुई है। पर तमिलनाडु का झटका बड़ा है,
1984 के बाद से यहाँ कभी भी कोई एक पार्टी लगातार चुनाव नहीं जीत पाई थी। लिहाजा करुणानिधि से हाथ मिलाकर कांग्रेस आश्वस्त थी कि जीत उसी की होगी। अधिकतर एग्जिट पोल ने उसकी उम्मीद पर ही मुहर लगाई, लेकिन रुझानों ने पहले कांटे की टक्कर दिखाई, फिर नतीजों ने कांटे को अम्मा की ओर मोड़ दिया। पिछले 5 साल जयललिता के लिए भयंकर उतार चढ़ाव लेकर आए थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, तो चंद महीनों बाद मामले में क्लीन चिट भी मिल गई। विरोधियों ने लाख कोशिश की, लेकिन अम्मा को चाहने वालों की दीवानगी कम नहीं हुई। अम्मा की जीत के पीछे की वजह क्या? अम्मा आके जो भी बोले पूरा करके दिया। सब घरों में है, टीवी है, फ्रिज है, फैन है, फ्री चावल डाल रहा है अम्मा। पिछले 5 सालों में जयललिता ने एक से बढ़कर एक वेलफेयर स्कीमें लागू की। अम्मा कैंटीन, अम्मा वाटर, अम्मा बेबी किट, अम्मा सीमेंट, जितनी भी चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं वो सब ब्रांड अम्मा का हिस्सा बनाए गए। इसके अलावा महिलाओं की बेहतरी के लिए कई सारी योजनाएं अम्मा लेकर आई। साथ ही गांव-गांव पहुंचा AIADMK और वहां पर जो BPL परिवार थे उन्हें एक से बढ़कर एक चीजें मुफ्त बांटी गई, पंखे से लेकर लैपटॉप तक और मिक्सर भी। जयललिता की हार की भविष्यवाणी हर ओर से हो रही थी, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं खोया और कई पार्टियों की पेशकश के बावजूद अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद श्वेत पत्र में बंगाल की बाघिन ममता बनर्जी की जीत का विश्लेषण आप देखते रहिए। आज पत्र में हम 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में भविष्य के संकेत टटोल रहे हैं। बीजेपी का जश्न देख रहे हैं तो कांग्रेस की उलझन भी देख रहे हैं। लेकिन अब जिस राज्य की बात हम करने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने जिस दबदबे के साथ जीत हासिल की है उससे उनकी ताकत बढ़ी है और आने वाले 5 सालों में फैसले लेने की आजादी भी। फाइटर फाइटर फाइटर। जनता को पास हमारा विश्वास है। जीत भी ममता की, जश्न भी ममता के नाम का। लोकतंत्र में जनता का ही विक्ट्री होता है। हमारा पार्टी का वर्कर भी हमारा एसेट है, वो भी हमका बहुत काम किया। ममता बनर्जी की ये भारी भरकम जीत कोई तुक्का नहीं है। 5 साल पहले लेफ्ट के 34 साल के शासन पर विराम लगाने वाली ममता पहले कार्यकाल में अपने राज्य को सींच रही थीं, अपने जनाधार का विस्तार कर रही थी। उनका खास जोर छात्रों और युवाओं पर था। उन्होंने कन्याश्री स्कीम शुरू की। इसके जरिए गरीब घरों की लड़कियों को प्रति माह 750 रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। सरकार ने सबुज साथी स्कीम लागू की, जिससे छात्रों को मुफ्त साइकिल मिले। युवा श्री स्कीम के तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को ममता सरकार ने प्रति माह 1,500 रुपए की राशि दी। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम बंगाल में बेहद लोकप्रिय हुआ। खाद्य साथी स्कीम के तहत करीब 7 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलो पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराया गया। इनमें शामिल थे शिंगूर के वो लोग जिन्होंने अधिग्रहण की वजह से अपनी जमीन गंवाई थी, पुरुलिया के सूखा प्रभावित लोग, जंगल महल की आबादी और चाय बागान के मजदूर। हालांकि ममता की पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे, शारदा चिटफंड स्कैम से लेकर नारदा स्टिंग। लेकिन ममता झुकने की जगह और आक्रामक हो गईं, इमोशनल कार्ड खेला और यहाँ तक कह दिया कि बंगाल के लोग ये सोचकर वोट डाले कि सभी 294 सीटों पर वो खुद ही उम्मीदवार हैं। बाकी किच्छु नेই, बाकी तो एका आमी आछि, शुधु आमार कथा बोलबार जन्य। कैंडिडेट হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, 294টা सीटे आमी प्रार्थी। ममता को अपने विरोधियों के दांव का भी फायदा मिला। लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो कई वोटर तृणमूल की ओर शिफ्ट हो गए। कांग्रेस ने अपने गढ़ में तो सीटें बचा ली, लेकिन लेफ्ट को वोट ट्रांसफर नहीं कर पाई। इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिला। जीत से मिलता है जश्न का मौका, हार से मिलता है सबक। लेकिन अगर हार जीत से परे केवल नतीजे के तौर पर देखें तो सबक सबके लिए है।
श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।